वीडियो में दरअसल हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के एटम बम बनाने में एक बूढ़े लोहार का क्या किरदार था, P1 मशीन क्या थी और इससे क्या काम लिया जाता है। 1972 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ और पहला काम पाकिस्तानी साइंसदानों ने एटमी ईंधन की तैयारी के लिए कारआमद ताबकार मवाद बनाने वाली मशीन गैस सेंट्रीफ्यूज पर तहकीक का काम शुरू किया। ये मशीन मधानी के असूलों पर काम करती है और जैसे मधानी दूध में से मक्खन निकालती है, इसी तरह गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन ताबकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर में घुमाकर कारआमद और गैर कारआमद एटमों को अलग करती है। मशीन जितना तेज घूमेगी उतना अच्छा काम करेगी। अच्छी बात यह थी कि पाकिस्तान के एक साइंसदान J.A. आलम ने 1975 में गैस सेंट्रीफ्यूज बनाकर 30,000 चक्कर फी मिनट पर घुमाई। मसूफ ने पहले कभी ये मशीन ना देखी थी, सिर्फ अपनी किताबी मालूमात से इतना पेचीदा मशीन बनाकर कामयाबी से चलाई। लेकिन J.A. आलम का डिज़ाइन काम तो करता था, मगर फी मिनट 30,000 चक्कर बहुत कम थे और इस रफ्तार से एटमी ईंधन बनाने में बहुत ज़्यादा अरसा लगना था। लिहाजा साइंसदान ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह मशीन के अंदर मौजूद पंखों के चक्रों की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम अलग करके जल्द अज जल्द एटम बम बनाया जाए। पाकिस्तान के तमाम एटमी साइंसदानों ने मसले का हल निकालने के लिए बहुत सोचा, कई तरह के हिसाब निकाले गए, धातें तब्दील की गई, मगर कामयाबी ना मिली। सब साइंसदान हैरान रह गए कि हिसाब के मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो खुद धातु के माहिर थे वो भी हैरान रह गए, उनसे भी इस मसले का हल नहीं निकला। आखिरकार साइंसदानों का हंगामी इजलास बुलाया गया। इजलास में मौजूद चंद अफराद ने एक अजीब बात कह डाली। पहले मिसाल दी कि जिस तरह ला इलाज मरीज को जब डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिलती तो वो हकीमों के पास जाने से गुरेज नहीं करता, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं से दवाई मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी अब इस मसले का हल नहीं है। कोई पता नहीं था कि कब दुश्मन हमारे मुल्क पर एटम बम गिरा सकता है और दुश्मन ममालिक अक्सर हमें धमकियां भी दे रहे थे। इनमें से एक बंदे ने मशवरा दिया कि मुझे गुजरांवाला में एक लोहार का पता है, वो काफ़ी समझदार इंसान है और पूरी ज़िंदगी वो लोहार का काम करता रहा है और धातु के बारे में भी काफ़ी सारा जानता है, क्यों ना हम उसे अपना मसला बताएं। आखिरकार ये फैसला हुआ कि राजदारी रखते हुए डॉक्टर कदीर और चंद और साइंसदान उस लोहार के पास जाएंगे। अगले ही दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उसके साथी गुजरांवाला पहुंचे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी सी वर्कशॉप पर जा रुकी। अंदर एक 50-55 साल का लोहार अपनी भट्ठी के सामने बैठा एक गर्म धात के टुकड़े पर हथौड़े चला रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साथियों के हमरा अंदर गए और लोहार का काम ख़त्म होने का इंतज़ार किया। जब लोहार फारिग हुआ तो उसने सवाल किया, साहब क्या दरांतियाँ बनाने आए हो? क्योंकि गंदम की कटाई होने वाली है, आजकल हम दरांतियाँ खूब बेच रहे हैं। डॉक्टर कदीर खान ने अपना तारुफ कराया, जो उसे कुछ समझ नहीं आया। ना तो उसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था कि क्या चीज़ है और ना ही एटमी प्रोग्राम का। कहने लगा, मसला बताओ, बस मुझे इतनी समझ आई है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। डॉक्टर कदीर ने आसान अल्फाज में उसे समझाया कि हम एक पंखा बनाना चाहते हैं जो हल्का हो और तेज रफ्तार से घूमे। लोहार ने सोचकर बोला कि मुझे अपनी भट्ठी पर लेके जाओ जहां पंखा बनाते हो, मसला मैं वहां ही समझूंगा और उम्मीद है कि हल भी बता दूंगा। लोहार को तो उसी दिन एटॉमिक एनर्जी वर्कशॉप लाया गया जिधर फाउंड्री थी और वहां धात पिघलाकर सांचों में ढालने का काम हो रहा था। लोहार ने कहा, इससे पहले बनाए गए पंखे दिखाए जाएं। एक नमूना उसे दिखाया गया। लोहार ने नमूने को गौर से देखा और फिर हथौड़ी से हल्का सा ठोका, आवाज़ सुनी, फिर कई बार ऐसा किया और हल्का सा मुस्कुराया। बोला, साहब मसला मुझे समझ आ गया है। अब आप मेरे सामने एक पंखे की इसी तरह सांचे में ढलाई करें जैसे आप करते हैं। धाती मुरक्कब को भट्ठी में डालकर पिघलाया गया और लोहार के सामने सांचे में ढाला गया। लोहार खड़ा देखता रहा, फिर बोला, साहब मसला ये है कि आप सांचे में धात बहुत आहिस्ता डाल रहे हैं। हो ये रहा है कि सांचे में पहले जाने वाली पिघली हुई धात ठंडी होती जा रही है और पीछे आने वाली निस्बतन गर्म धात इसके साथ जुड़ नहीं पा रही। आपका पंखा इसीलिए कमज़ोर होता जाता है और ज़्यादा स्पीड से नहीं घूम पा रहा। लिहाजा लोहार ने कहा कि आप पिघली हुई धात ज़्यादा मिकदार में तेज़ी के साथ सांचे में ढालें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और वहां मौजूद तमाम इंजीनियर लोहार का तरीकाकार और मुहावरत देखकर हैरान रह गए। इस रात लोहार को मुनासिब मुआवजा देकर वापस उसके घर छोड़ दिया गया।
अगले दिन फ्लो रेट का दोबारा से हिसाब लगाया गया और जैसा लोहार ने कहा था कि उस कैलकुलेशन में गलतियां पाई गई। धात की ढलाई की रफ्तार का नए सिरे से टारगेट किया गया और फिर तेज ढलाई से बने पंखे जब चलाए गए तो पहले 60,000 चक्कर फी मिनट पर कई दिन घुमाए गए। फिर मशीन से निकालकर लेबॉर्ट्री में जांचे गए और पंखे बेहतरीन शक्ल में थे और किसी किस्म के नुकसान और टूट फूट का शवाहिद न मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पंखे की मजबूती देखते हुए मशीन की रफ्तार तेज करने का फैसला किया और पंखे 80,000 चक्कर फी मिनट घुमाए गए। फिर लेबॉर्ट्री में तजिया हुआ। पंखे 80,000 आरपीएम पर भी बगैर नुकसान के चलते रहे और यूं पाकिस्तान की पहली गैस सेंट्रीफ्यूज का हतमी नक्शा बनाकर बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हुई। इस मशीन का सरकारी नाम पाकिस्तान 1 या P1 था, मगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चंद नौजवान इंजीनियर्स ने लोहार की याद में इस मशीन को बाबे की मशीन कहा। एक हुनरमंद और उसका तजर्बा उसने मशीन की तैयारी में कई अरसे का वक्त बचा दिया था। 1978 में पाकिस्तान का एटमी ईंधन बनाने का कारखाना मुकम्मल और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू हो चुका था और कतार दर कतार हजारों की तादाद में खड़ी बाबे की मशीनें अफजूदा यूरेनियम उगलने लगी। उस पाकिस्तानी गैस सेंट्रीफ्यूज के डिज़ाइन ने बाद के कई सालों में मजीद बेहतरी लाकर रफ्तार और बढ़ाई गई और आज की गैस सेंट्रीफ्यूज P4 2 लाख चक्कर फी मिनट पर घूमती है। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।